हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है हमारे चैनल फार्मा लेक्चर्स पे। तो गाइस, जैसा कि यूनिट 1 कंप्लीट हो गया फिजिकल फार्मास्यूटिक्स यूनिट 1 का, इस वीडियो में हम लोग यूनिट 2 भी कवर करेंगे। और जैसा कि यूनिट 2 के जितने भी टॉपिक्स है वो सब कवर करेंगे। टॉपिक्स पहले कवर करेंगे और साथ ही साथ हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे, जैसा कि हमने यूनिट 1 में देखा था। और मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा कौन सा क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आता रहता है एग्जाम से में वो सब। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के लिए। तो पहला क्वेश्चन तो वही इसी पे बनता है, स्टेट ऑफ मैटर पे, जो जनरली 7 मार्क्स का आता है। और वो मैं अभी आपको कवर करवा दूंगा क्योंकि पहला टॉपिक ही स्टेट ऑफ मैटर के बारे में है। सेकंड क्वेश्चन ये देख सकते हो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। मैं आपको अगर पढ़ के बताने लगूँ एक एक क्वेश्चन तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा आई थिंक। तो स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप पहला यूनिट हमारा देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे दे रखा है, जाके देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं। मैटर मैटर होता क्या है। तो मैटर एक सब्सटेंस है जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। कहीं भी हम रख दे कोई सामान तो उसको ऑक्यूपाई कर लेगा उस एरिया को। जैसे ही एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं, ये फर्श है, फर्श में हमने बाल्टी रखा, बाल्टी ने क्या किया, इतना जगह ऑक्यूपाई कर लिया, तो ये मैटर हो गया। इसका कुछ मास होता है, स्पेशली एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम एनर्जी। इसका कोई एनर्जी से ताल्लुक नहीं होता, रिलेशनशिप नहीं होता। बात करते हैं मैटर्स को डिवाइड करने के लिए, तो बहुत ही इजी, ये सब आपने पढ़ा ही होगा गाइस, बहुत ही सिंपल है। फिजिकल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फिजिकल में वही जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड सॉलिड जिनका डेफिनेट शेप है, साइज है और वॉल्यूम है। तो कोई भी प्लेट हो गया, ईंट हो गया, इन सब का क्या है, साइज, शेप और वॉल्यूम, तीनों का तीनों डेफिनेट है, पता कर सकते हैं। लिक्विड ये वहाँ से थोड़ा अलग है। इनका क्या है कि जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट है, यानी अगर हम गिलास में पानी रख दे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये ग्लास इतना वॉल्यूम में है। या फिर कोई हमने बाल्टी ले लिया, बाल्टी में रख दिया या टब में रख दिया या टैंकर, तो हमें ये तो मालूम है वॉल्यूम, बट क्या शेप है और क्या साइज है ये तो नहीं बता सकते हम, इसका फिक्स नहीं है। गैस की अगर बात करें तो इसका कुछ फिक्स ही नहीं है, ना शेप ना साइज ना वॉल्यूम, कुछ फिक्स नहीं है। जहाँ रखो वहीं पे फैल जाते हैं। बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। जनरली इसमें 2 होता है, एक तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में पढ़ना होता है। तो प्योर सब्सटेंस क्या इंक्लूड करता है, एलिमेंट्स को और कंपाउंड्स को और मिक्सचर, जो कि होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर जब सॉलिड सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो जो कॉम्पोजिशन होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट हेट्रोजेनियस में ऐसा नहीं है। हेट्रोजीनियस में लाई करता है, वेरी करता है कॉम्पोजिशन। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो जो कॉम्पोजिशन होते हैं वो अच्छे से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। ये हो गया कंप्लीट। और आगे हम बढ़ते हैं कंपैरिजन ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस में। तो कंपैरिजन में हम पढ़ते हैं, कंपेयर करते हैं तीनों को। सॉलिड जो कि मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लिक्विड में कम होता है और गैसेस में एकदम कम होता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी, अगर मैं आपको दिखाऊं तो एकदम इसके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, इसके थोड़ा पास पास, और इसके तो एकदम चिपक के ही रहते हैं। बात करते हैं सॉलिड में और कुछ, तो क्लोजली पैक्ड पार्टिकल और पार्टिकल मूव फ्लो विद ईच अदर। गैसेस में पार्टिकल फ्लो इंडिपेंडेंटली, जहाँ मर्जी वहाँ घूमते रहो। अलग ही कहानी है गैसेस की। बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस। गाइस, प्रॉपर्टीज में देख लेते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आपने देख लिया। वेट की बात कर रहे हैं तो वेरी हाई सॉलिड का एज कम्पेयर टू लिक्विड और गैसेस के अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा हाई है। लिक्विड ज़्यादा है बट गैसेस से, नॉट सॉलिड, इसलिए मैंने सिर्फ हाई लिखा है। लो कुछ है ही नहीं, गैस का वेट ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। शेप की बात करें तो फिक्स्ड होता है, इसका फिक्स नहीं होता, इसका भी फिक्स नहीं होता। साइज फिक्स, वॉल्यूम फिक्स, बट लिक्विड में फिक्स नहीं होता, ना गैसेस में फिक्स और ना लिक्विड में। वॉल्यूम तो फिक्स होता है बट गैसेस में वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, कुछ भी फिक्स नहीं होता। और फ्लो प्रॉपर्टीज में बहुत ही कम बोल सकते हैं या फिर नहीं बोल दो, बट लिक्विड में मोर देन सॉलिड और गैस में वेरी हाई, कहीं भी फैल जाएंगे इनको, बस जगह चाहिए फैलने की। तो गाइस, ये कंप्लीट होता है। अगर वो 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है तो आप इतना लिख देना। अगर आपको लग रहा है कि ये कम है, डेट मीन्स आप क्या करना, सॉलिड लिक्विड गैस हेडिंग डालना। सॉलिड के बारे में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वेट, शेप, साइज, वॉल्यूम, प्रॉपर्टीज बताओ। फिर लिक्विड के बारे में बताना, फिर गैसेस के बारे में बताना। देखो 3 पेज तो ऐसे ही भर जाएगा इन तीनों के बारे में ही लिखते लिखते।
तो ये होता है कंप्लीट टॉपिक। सेकंड टॉपिक, जैसे कि आप देख सकते हो सिलेबस में लिखा हुआ है चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर, क्या क्या चेंजेस होता है। तो इसके अंदर देखते हैं, तो जो जैसा कि हमें मालूम है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, चाहे तो हम सॉलिड से गैस भी कर सकते हैं और गैस से हम लिक्विड भी कर सकते हैं, दोनों वे में। तो प्रोसेस देखते हैं, तो हमें याद रखा है जनरली ये 6 चीज़ें: फ्रीजिंग, मेल्टिंग, डिपोजिशन, सब्लिमेशन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन। तो सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है दैट मीन्स मेल्टिंग हो रहा है, बट लिक्विड से अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, फ्रीजिंग हो रहा है। वही अगर हम सॉलिड से गैस में अगर अब पहले हम लिक्विड से गैस देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। तो लिक्विड से गैस में अगर हम जा रहे हैं तो वेपराइजेशन, बट अगर गैस से लिक्विड में आ रहे हैं तब तो कंडेंसेशन। अब सॉलिड से गैस देख लेते हैं, सॉलिड से गैस इक्वल टू सब्लिमेशन, बट अगर गैस से हम सॉलिड में आए तो डिपोजिशन। ये आप मान सकते हो ये आइस का टुकड़ा है, ये पिघला वाटर में, वाटर जो कि वेपर। तो इस तरह से आप ये चार्ट अच्छे से माइंड में फिक्स कर लो। अगर क्वेश्चन आ गया फ्रीजिंग क्या होता है, मतलब ये क्वेश्चन अगर आ जाता है जनरली 2 मार्क्स या तो आप इन सब के बारे में एक एक लाइन तो लिख ही सकते हो गाइस, ये चार्ट बना सकते हो जनरली। और क्या, जनरली पूछता नहीं है बट हाँ याद रख लो क्या जा रहा है। लेटेंट हीट के बात करते हैं। लेटेंट हीट हाँ 2 मार्क्स में आ जाता है कभी कभार, अगर मन किया तो कोई क्वेश्चन नहीं मिला तो दे देते हैं लेटेंट हीट उठा करके। वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझने के लिए कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए। तो व्हेन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड एज हीट बाय सॉलिड और लिक्विड द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट डजंट नेसेसरी राइज, मतलब नो चेंज इन टेम्परेचर इफ यू प्रोवाइड हीट, दैट इज हिडन हीट। अब ये सब आपको मैं समझा देता हूँ, पहले एक बार पढ़ लिया जाए। विच चेंजेस द फेज और स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अनदर कॉल्ड लेटेंट हीट, और इसको बोलते हैं हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो गाइस ये जनरली यही बताता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, एक हमने कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर लिक्विड रखा, हीट लगाया। हीट लगाने के बाद क्या होता है, हम हीट जब देते हैं तो हीट देने से क्या होता है कि जो हमारा लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। अब वेपर में कन्वर्ट तो हो रहा है, जो हम हीट दे रहे हैं और ये वाटर है गाइस, तो आपको मालूम है 100 डिग्री सेल्सियस तक तो उससे होगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक। और 100 के बाद क्या होगा, 100 के बाद ये वेपर बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जो हमारा लिक्विड है भाप बनने और पानी कम होने लगेगा। तो ये 100 के बाद आगे क्यों नहीं शो होगा, बिकॉज ये वेपर बनना स्टार्ट हो चुके हैं। इसलिए 100 डिग्री तक अगर हम थर्मोमीटर डालते हैं अंदर तो हमें पता चलता है कि 20, 30, 40, 50 ऐसे 100 तक जा कर के रुक जाएगा, बिकॉज जो हमारा लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होने लग चुका है। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे, एक टाइम पे वो रुक जाएगा। अगर हम हीट प्रोवाइड और भी करवाएंगे तो हमारा जो टेम्परेचर में चेंज होगा वो नहीं होगा चेंज, और वो नहीं चेंज इसलिए होगा बिकॉज जो हमारा और हीट जो ले रहा है वो वेपर ले रहा है, वेपर फॉर्म होने के लिए वेपराइजेशन इस स्टेप को हम बोलते हैं। तो इस दौरान हमारा जो हीट जा रहा है बट टेम्परेचर अराइज नहीं हो रहा है, इसको हम हिडन हीट बोलते हैं। और इसी हिडन हीट को हम लोग, इसी हिडन हीट से जो लिक्विड है हमारा वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी फेज या फिर स्टेट का चेंज हो रहा है उस ऑब्जेक्ट का, यानी लिक्विड का, किस में, तो गैसेस में यानी वेपर में। तो इसको वेपराइजेशन स्टेप बोलते हैं। वेपराइजेशन के स्टेप के दौरान ही ये सब स्टेप होता है। तो जो ये हिडन हीट हम बोल रहे हैं ड्यूरिंग वेपराइजेशन में यूज़ हो रहा है, यही हमारा लेटेंट हीट है और हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसको डिनोट एल से किया जाता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नहीं, और गाइस अगर मैं आपको एक और बात समझाना चाहूँ, तो अगर हम हीट कंटिन्यूस इसमें देंगे तो वाटर जो होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद शो नहीं करेगा और वेपर फॉर्म में होने लगेगा। और जो वेपर जब बनेगा ना, तो वो वेपर के टाइम पे तो शो नहीं करेगा, बट हीट और ले रहा है और टेम्परेचर दिखा नहीं रहा है एक्स्ट्रा। और वो स्टेप जो होता है लिक्विड से गैस का, वो वेपराइजेशन कहते हैं। और वेपराइजेशन के दौरान ये जो हीट होता है उसको हम हिडन हीट या सीक्रेट कुछ भी मान लेते हैं, तो हिडन हीट जनरली बोला जाता है। तो उस हिडन हीट को ही हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए हो कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अगला टॉपिक भी पढ़ना है हमें। तो वेपर प्रेशर बात कर रहे हैं हम लोग। वेपर प्रेशर जनरली बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा चेंजेस है। वेपर प्रेशर ये 2 मार्क्स में आता रहता है गाइस,
जनरली कोई क्वेश्चन मिले ना मिले ये जरूर इस यूनिट से उठा दे देंगे और उठा करके 2 मार्क्स में दे देंगे। So vapor pressure of a liquid is the equilibrium pressure of a vapor above its liquid. That is the pressure of the vapor resulting from evaporation of a liquid above the sample of a liquid in the closed container. आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया कोई नहीं, अब देख लेते हैं। अगर बोलोगे तो डेफिनेशन भी चेंज कर देंगे, दूसरे डेफिनेशन बता देंगे। तो पहले समझ तो लेते हैं एक बार। बताया ये जा रहा है कि जब भी हम जैसे कि हमने एक कंटेनर ले लिया, जैसे आप ये देख सकते हो, और इसको नीचे से हमने हीट प्रोवाइड किया, जैसा हम प्रोवाइड कर रहे थे। जो लिक्विड है वो क्या हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। और वेपर में जब ये कन्वर्ट हो रहा है उससे पहले ही हम लोग एक लीड लगा देते हैं, यहाँ पे एक लीड, ताकि ये ऊपर ना जाए वेपर। तो नाम से ही पता चला है वेपर प्रेशर। तो ये क्या हो रहा है, वेपर जा करके उससे टकरा रहे हैं, किससे, लीड से, जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इनिशियल टाइम पे क्या होता है, रेट ऑफ इवापोरेशन, जो लिक्विड है वो इवापोरेट हो रहे हैं, तो ये हाई अमाउंट में हो रहा है। और रेट ऑफ कंडेंसेशन, मतलब कि जब वेपर बन रहे हैं, जो लीड है, लीड पे जाकर के ये डॉट डॉट ये रुक गए हैं, और इससे ये नीचे भी तो आ रहे होंगे ना, दोबारा वेपर से दोबारा कंडेंसेशन होता है, तो वो लिक्विड बनते हैं, जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो ये जो स्टेप है वो लो चल रहा है। बट अगर हम थोड़ी देर ऐसे ही करते रहे तो देखेंगे इंटरमीडिएट एक टाइम आएगा, उस टाइम पे देखेंगे कि जो रेट ऑफ इवापोरेशन है वो कम हो गया है, बट रेट ऑफ कंडेंसेशन वो हाई हो चुका है। यानी भाप तो कम बन रहे हैं, लेकिन भाप जो बने हुए हैं ऑलरेडी लीड के ऊपर, वो जब नीचे आ रहे हैं तो लिक्विड ज़्यादा बन रहा है। और फिर और भी ज़्यादा टाइम तक हम रुकेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जो रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों इक्वल हो, और इसी स्टेप को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। आई होप आपको समझ आ गया होगा बहुत ही अच्छे से, इतना इजी से। आई होप कोई और नहीं समझाता है। तो जैसा कि अगर मैं आपको बता दूं, तो जितना ये भाप बन रहा है और जितना ऊपर से जो लीड है उससे जमा होकर के जो लिक्विड हो रहा है ड्यूरिंग कंडेंसेशन की वजह से, तो ये दोनों इक्वल हो रहा है, जितना ये बन रहा है और जितना वो नीचे आ रहा है। और जो ये लीड पे प्रेशर लगा है ना, लीड पे प्रेशर लग रहा है जिसकी वजह से वो हिल रहा होगा लीड। जैसा कि हम लोग कुकर में दाल चढ़ा देते हैं, आफ्टर देन एक पॉइंट के बाद वो कुकर सीटी मारता है तो ढक्कन मतलब सीटी हिलने लगता है। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे जो लीड है वो थोड़ा मूवमेंट शो करने लग जाता है। उस टाइम पे जो ये इक्विलिब्रियम रेशियो आ जाता है, मतलब इवापोरेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट इक्वल आ जाता है। डैट मीन्स ये हमारा वेपर प्रेशर है, कैलकुलेट कर लो, हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर डेफिनेशन अगर चाहिए दूसरा, तो दूसरे डेफिनेशन ये लिख सकते हो, एक लाइन का है, पढ़ लो, कोई सा डेफिनेशन लिख देना, या फिर जो मैंने अभी बोला वो समझ आया हो तो वो लिख देना। रेट ऑफ इवापोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, इक्वल होना चाहिए। वेपर प्रेशर एट एनी गिवन टेम्परेचर, जो वेपर प्रेशर होगा एक गिवन टेम्परेचर पे डिफाइन करेंगे एज प्रेशर जो एक्सर्ट हो रहा है बाय वेपर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट दैट टेम्परेचर। यानी जितना रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों इक्वल हो रहा है, उस टाइम को वेपर प्रेशर हम बोलते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। इस वीडियो में जनरली मैंने आपको वेपर प्रेशर बताया जो कि 2 मार्क्स में आता है, और जो ये क्वेश्चन है अगर आ जाए स्टेट ऑफ मैटर तो 7 मार्क्स में ये आता है। तो ये 2 क्वेश्चन बताएं। आई होप आपको अच्छे से वीडियो समझ आ गया होगा। और गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलते हैं। और गाइस ये भी बता देता हूँ, जो यूनिट 1 है वो जनरली हाई स्कोरिंग चैप्टर है, उसमें जनरली 19 मार्क्स का तो आता ही है मिनिमम, अगर क्वेश्चन बने तो 19 मार्क्स का फर्स्ट यूनिट से। तो फर्स्ट यूनिट अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, जनरली 7 मार्क्स के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।